हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो चलिए देखिए, हमारी जो आज की टॉपिक है वो टॉपिक हमारे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से है और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एराइज होता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यानी ये टॉपिक मोर और लेस हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी आज की टॉपिक क्या है। तो बच्चों हमारी आज की टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी गैसेज की सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। किस में? तो गैस की सॉल्युबिलिटी किस में पढ़नी है बेटा? लिक्विड के अंदर। यानी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है। क्या कोई गैस भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है? अगर हो सकती है तो कितनी मात्रा में होगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके डिसॉल्व होने का अमाउंट कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। तो देखिए, मैं सभी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी गैस किसी भी लिक्विड के साथ डिसॉल्व होती है, मिलती है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। यानी जब कोई गैस किसी भी लिक्विड के साथ डिसॉल्व होती है, यानी डिसॉल्व होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी ऐसे मिक्सचर जिसका पूरे मिक्सचर के अंदर हर जगह उसका कंपोजिशन एक समान होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो वैसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और यही होमोजीनियस मिक्सचर हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन तो कहलाता है। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी जब किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारे लिए सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आ रही बात? अब देखें, बहुत सारी गैसें, मेनी गैसेज, जैसे एग्जांपल है कि गैसेज कहाँ डिसॉल्व होती हैं लिक्विड के अंदर, तो मेनी गैसेज डिसॉल्व इन लिक्विड। बहुत सारी गैसेज लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती हैं। लिक्विड यानी यहाँ पर लिक्विड के रूप में लेंगे वाटर में। आपको एक बात मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के बता रहा हूँ, यानी बहुत सारी गैसें हमारे वाटर के साथ डिसॉल्व होती हैं। बहुत सारी गैसेज हमारे वाटर के साथ डिसॉल्व होती हैं और डिसॉल्व होकर के होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे? तो देखें, जैसे मैं वाटर के अंदर गैसेज की बात करूं, वाटर प्लस गैसेज, और गैसेज में कुछ मैं चुनिंदा गैसेज को लेता हूं, जैसे ऑक्सीजन, O2, CO2, नाइट्रोजन N2 एक्सेट्रा। ये सारी गैसें हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं। ये सारी गैसेज हमारे वाटर महोदय के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। वाटर महोदय के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। गेट डिसॉल्व, घुलती हैं। ये कैसे हम पता करेंगे कि ये सारी गैसेज हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, इसी पर मैं एक छोटा सा बात आपसे बता दूं कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आप सभी जानते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, दोज ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक यानी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। सीधे से समझें, वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और आपको एक बात पता होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए
किसकी ज़रूरत पड़ती है? टू सस्टेन, किसकी ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए? बताइए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इनको ऑक्सीजन की पड़ती है, O2 गैस की, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बेटा जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? तो यही जो ऑक्सीजन हमारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ है, यानी जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन के हेल्प से वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखते हैं। कहाँ से लेते हैं? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक डिज़ोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसी ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। तो एक बात आप हमको बताओ कि अगर वो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी इस वाटर के अंदर नहीं होती, यानी इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस वाटर लिक्विड के अंदर नहीं होती, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते ना। यानी हमको यहाँ से एक प्रूफ मिल गया कि गैसेज आल्सो डिज़ोल्व इन लिक्विड, यानी गैसेज भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। अब ये अलग बात है कि अलग अलग गैसेज जो होती हैं किसी भी दिए गए लिक्विड में उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। सॉल्युबिलिटी बोले तो यानी अलग अलग गैसेज की अलग अलग सॉल्वेंट में यानी अलग अलग लिक्विड में डिज़ोल्व होने का मात्रा, घुलने का अमाउंट, घुलने की मात्रा अलग अलग होती है। यानी अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैं पुटअप करूं, जैसे मैं एक बेटा छोटा सा एग्जांपल आपके लिए पुट कर देता हूं। देखिए, जैसे एक लिक्विड मैं लेता हूं, एक लिक्विड मैं लेता हूं, लिक्विड के रूप में मैं वाटर ले लेता हूं बच्चे, लिक्विड के रूप में मैं वाटर ले लेता हूं। अब इस वाटर के अंदर हमने 3 तरह की गैसेज लिया, O2 गैस लिया, दूसरा लिया CO2 गैस लिया और तीसरा लिया N2 गैस लिया। यानी इन 3 तरह की गैसेज को लिया, O2, CO2 और N2, इन 3 तरह की गैसेज को हमने लिया। अब एक बात मैं पूछूं आपसे कि क्या जितना अमाउंट ये O2 का होगा इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व, क्या जितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुलेगा उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर घुलेगा और उतना ही मात्रा में N2 भी घुलेगा? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या दिए गए अमाउंट ऑफ वाटर में ऑक्सीजन गैस के घुलने की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घुलने की मात्रा और नाइट्रोजन गैस के घुलने की मात्रा क्या हर जगह हर बार तीनों गैसेज के घुलने की मात्रा वाटर में सेम होगी? तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि नो, नेवर एंड नेवर नथिंग। यही आपका आंसर होगा कि नो सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अलग अलग गैसेज जो होती है किसी भी सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। अब मैं ऐसे ही यानी अलग अलग गैसेज की किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं एक और एग्जांपल आपके लिए पुट कर दूं, जैसे मैं दे दूं बेंजीन, एक दे दूं अल्कोहल और एक दे दूं वाटर और गैस एक ठो दूं O2 गैस, तो क्या ये ऑक्सीजन गैस जितनी बेंजीन में घुलेगी उतनी ही मात्रा में अल्कोहल में और उतनी ही मात्रा में वाटर में भी घुलेगी? तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि नो सर, यहाँ पर भी अमाउंट सेम नहीं होगा। यानी अलग अलग सॉल्वेंट में एक गैस की सॉल्युबिलिटी जिस प्रकार अलग अलग होती है, उसी प्रकार एक सॉल्वेंट में अलग अलग गैसेज की भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। यानी अगर देखा जाए तो हर प्रकार की गैसेज लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, किसी में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है तो किसी में कम डिज़ोल्व होती है। तो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को हमको समझना है, किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को हमको समझना है। यानी किसी भी गैस के अंदर किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमको पढ़ना है। ध्यान देना,
यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब पढ़ने का क्या अर्थ है यहाँ पर कि अलग अलग गैसेज की सॉल्युबिलिटी तो अलग अलग होती है। अब ये सॉल्युबिलिटी कैसे प्रभावित होती है, यानी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, या सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसको वीडियो को पास करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूँ? अब देखिए हमारी अगली टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। यानी हमारी जो अगली टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of gases in liquid. Factor affecting the solubility of gases इन लिक्विड, यानी दिए गए लिक्विड के अंदर गैसेज की सॉल्युबिलिटी को, यानी अमाउंट को जो उसमें डिजॉल्व हो सकता है, यानी किसी भी लिक्विड में अमाउंट ऑफ गैसेज डिजॉल्व, किसी भी लिक्विड के अंदर अमाउंट ऑफ गैसेज डिजॉल्व किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए इस किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले, तीन फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं बताइए? किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट मैंने पीछे आपको बताया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। समझना, यानी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर। पहला फैक्टर आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जहां पर सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्यूट हमारा गैस और सॉल्वेंट हमारे लिए लिक्विड, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? नेचर के द्वारा। दूसरा है टेम्परेचर के द्वारा, यानी जो हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर प्रभावित करने वाला दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारे लिए टेम्परेचर। और जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर में रखेंगे क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन आने हैं, प्रेशर। तो देखिए मैं तीनों फैक्टर के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के कारण कैसे सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है, टेम्परेचर पर कैसे सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है और प्रेशर पे कैसे सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है। तो आइए एक एक के ऊपर मैं समझा देता हूं आपको। तो पहला मैं आपको समझाऊं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जब किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एक होमोजीनियस था, ये इंक इसका डल है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जब किसी, देखिए ध्यान दीजिए, जब किसी भी गैस को किसके अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे लिए जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। जो नया
प्रोडक्ट बनता है या जो नया चीज़ बनती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हमने आपको बताया था कि एवरी होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। हर प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, और इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन का नाम देते हैं जी। किसका नाम देते हैं बच्चे? सॉल्यूशन का। तो देखिए ये गैस हमारे लिए क्या है? सॉल्यूट है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसको मिलाया जाता है, और जिसकी ये हमारे लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिसमें मिलाया जाता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर है? तो देखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे इस गैस की सॉल्युबिलिटी इन दोनों के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, आइए मैं इसको बता दूं। तो देखें, ध्यान दें, एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व करने के बाद ये केमिकली रिएक्ट कर जाए, केमिकली रिएक्शन हो जाए, रिएक्ट कर जाए, केमिकली रिएक्ट्स, और अगर किसी गैस को हम लिक्विड के अंदर मिलाएं और यहाँ पर नो केमिकल रिएक्शन हो, नो केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना, दो बातें मैं बता रहा हूँ, दो बातें यहाँ पर ध्यान देनी है। अगर किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें और उसको मिलाने के बाद अगर वो गैस इस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए तो इस प्रकार की गैसें हाईली सॉल्युबल होती हैं। ये कैसी होती हैं? हाईली सॉल्युबल होती हैं, हाईली सॉल्युबल होती हैं। ऐसी गैसें जो होती हैं वो हाईली सॉल्युबल होती हैं। नोट कीजिए पॉइंट को, ये हाईली सॉल्युबल होती हैं। और जो गैसें किसी लिक्विड के अंदर मिलाई जाएं और वहाँ पर नो केमिकल रिएक्शन हो तो ऐसी गैसेज की सॉल्युबिलिटी लो होती है, यानी लो सॉल्युबिलिटी होती है इनकी। ये लो, वेरी लेस अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं, लो सॉल्युबिलिटी, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना कि अगर जिन गैसेज को लिक्विड में मिलाएं और उन गैसेज को लिक्विड में मिलाने पर केमिकल रिएक्शन हो जाए उन लिक्विड और गैस के बीच तो वैसी गैसेज हाईली सॉल्युबल होती हैं। और अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में मिलाएं, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो वैसी गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वहाँ पर लो होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल पर मैं समझा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दिया जाए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, वाटर को लिक्विड के रूप में मैं वाटर लेता हूँ, लिक्विड के रूप में मैं वाटर लूँगा। देखिए, लिक्विड के रूप में मैं वाटर लेता हूँ H2O, और गैस के रूप में मैं दो तरह की गैसेज लूँगा। पहली गैस मैं लेता हूँ ऑक्सीजन O2 गैस, और दूसरी गैस मैं ले लूँ NH3 अमोनिया गैस। ध्यान देना, अमोनिया गैस ले लूँ। अब देखें, जब हम इस ऑक्सीजन को वाटर के अंदर मिलाएंगे तो इस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी O2 है लेस सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, लेस सॉल्युबिलिटी, बताएंगे अभी क्यों होती है ऐसी बात, लेस सॉल्युबिलिटी। और अगर यही अमोनिया को मिलाएंगे वाटर के अंदर तो ये हाईली, NH3 है हाई सॉल्युबिलिटी, क्यों भाई ऐसी बात क्यों होती है? क्योंकि जब लिक्विड के अंदर गैस को यानी ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन में नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, नो केमिकल रिएक्शन। और जब अमोनिया को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो अमोनिया के अंदर वाटर के साथ अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का फॉर्मेशन करता है, यानी NH4OH, यानी ये केमिकल रिएक्शन कर देता है, सोज केमिकल रिएक्शन, यानी जिन गैसेज को हम किसी लिक्विड में मिलाएं और कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो ऐसे गैसेज की सॉल्युबिलिटी लेस होती है, और जिन गैसेज को लिक्विड के अंदर मिलाएं और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर मोर और लेस आपको नेचर डिपेंड हो गया। यानी नेचर पे कैसे डिपेंड होता है?
तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच केमिकल रिएक्शन हो गया तो यानी गैस और लिक्विड के बीच सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच केमिकल रिएक्शन हो गया तो सॉल्युबिलिटी हाई हो गई, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो सॉल्युबिलिटी लो रहेगी। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए इसमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाए, अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाए तो क्या बताओगे आप, कैसे आंसर दोगे? जैसे मैं पूछूं कि देयर आर टू गैसेज, कौन कौन सी गैसेज हैं? ऑक्सीजन गैस है और एक अमोनिया गैस है। 2 गैसेज दी गई हैं और आपके लिए सॉल्वेंट जो है वाटर है। 2 गैसेज ऑक्सीजन और अमोनिया 2 गैसेज दी गई हैं और आपके लिए सॉल्वेंट वाटर है, और मैं पूछूं कि इस वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल गैस कौन सी होगी, तो आप सीधे बताओगे कि अमोनिया। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कर रही है। तो जिन गैसेज का किसी लिक्विड के साथ आसानी से केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उस प्रकार की गैसेज हाईली सॉल्युबल होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देकर समझाऊं, ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके लिए दूं, दूसरा एग्जांपल ध्यान देना। अगर मैं बेंजीन ले लूं या बेंजीन की जगह मैं ईथर ले लूं, एक ईथर ले लूं और एक जगह मैं वाटर ले लूं H2O, और यहाँ पर एक गैस ले लूं O2, और O2 को वाटर में भी डिज़ोल्व करूं और ईथर में भी डिज़ोल्व करूं, तो ये ऑक्सीजन गैस ईथर में मोर सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा और ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होगा, क्योंकि यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए, यानी गैस लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए, उनके बीच रिएक्शन हो जाए, वो केमिकली रिएक्शन करने वाले हों तो उनकी सॉल्युबिलिटी हाई, अदरवाइज लो सॉल्युबिलिटी। ये क्लियर है? तो चलिए अगला मैं आपको बता दूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये हमारा जो दूसरा फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग में, यानी जो दूसरा सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, वो है बेटा हमारे लिए टेम्परेचर। वो हमारे लिए क्या है? टेम्परेचर। तो समझेंगे इसको कि टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होता है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो देखो ध्यान दो कि जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व मतलब घुलती है, तो डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन बनता है और हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट निकलता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि व्हेन गैस गेट डिसॉल्व इन किसमें? लिक्विड में। जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर बच्चों डिसॉल्व होती है तो हमारे लिए सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और हीट निकलता है। तो एक बात बताओ कि अगर किसी भी प्रोसेस से हीट निकले, इफ एनी प्रोसेस रिलीज हीट, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस तरह के प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी ये कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ बच्चा। ये कैसा हुआ बच्चे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कहने का ये मतलब कि जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो हीट को रिलीज करती है, यानी एक्सेस हीट उससे निकलता है। जो एक्सेस हीट होता है वो निकलता है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है ना। तो जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को या किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने के लिए हीट को छोड़ना पड़ रहा, यानी वो गैस खुद को डिसॉल्व कराने के लिए हीट रिलीज करा रही है। जब हीट को रिलीज करा रही है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो अपने टेम्परेचर को कम कर रही है, तब वो डिसॉल्व हो रही है। यानी यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस
डिजॉल्व गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी एक्सोथर्मिक का मतलब तो यही है ना कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यानी अपने आप को टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर छोड़ रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ रही है, यहाँ पर हीट निकल रहा है। हीट किसके रूप में, टेम्परेचर के रूप में तो निकल रहा है। तो जब यहाँ से हीट निकल रहा है तो इसके टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो ये सोल्यूशन में इसके डिजॉल्व होने की मात्रा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रहा है कि अगर इसमें हम इसको हीट कर दें, इसके टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर दे दें, हीट दे दें, तो हीट देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि इन एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इफ हीट इज गिवन देन द प्रोसेस गेट रिवर्स बैक, पीछे चला जाता है। और एंडोथर्मिक में हीट देने पर जो प्रोसेस है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कौन बताया था, ली चेटेलियर ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, वहाँ पर हीट देंगे तो प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जो गैस डिजॉल्व है वो भी निकल के अलग, लिक्विड और गैस अलग अलग हो जाएंगे। तो एक बात समझना कि अगर किसी भी गैस के लिए और लिक्विड के सोल्यूशन के लिए, गैस प्लस लिक्विड, अगर गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और दूसरा लेंगे तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो देखें, ध्यान दें, यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखें, तो ये जो कि प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी चोखालिटी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेज, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ललन टॉप हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जब किसी भी गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन में, यानी किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना हो और हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, और जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखिएगा, पानी लीजिएगा, एक आपको मैं जनरल सा एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दे दूं। पानी आप लोग लीजिएगा, ठंडा पानी, टैप वाटर, नल का पानी, उसको हीट कीजिएगा, और हीट करने के बाद महसूस कीजिएगा आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। आपने देखा होगा कि पानी को गर्म करते हैं तो उससे नीचे से बुलबुले निकलने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसके अंदर जो गैसेज सॉल्युबल हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की जो डिजॉल्व गैसेज हैं, वो गैसेज बाहर निकलने लगती है, यानी उन गैसेज की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। किसके लिए? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए। समझ में आया? एक मिनट, तो देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये सभी चीजें जो गैस और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें दो फैक्टर मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा टेम्परेचर। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका प्रेशर। तो देखिए, हमारे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किस में? लिक्विड में। यानी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाला जो तीसरा फैक्टर है, वो तीसरा फैक्टर है बच्चे प्रेशर। वो तीसरा फैक्टर हमारे लिए क्या है? प्रेशर है। वो थर्ड पे जो फैक्टर है जो हमारे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है प्रेशर। तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सोच रहे होगे, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर अगर किसी गैस को प्रेशर से, या किसी गैस के प्रेशर को बढ़ाएं, लिक्विड के सरफेस पर गैस के प्रेशर को बढ़ाएं, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी मोर और लेस क्या हो सकती है आपके अनुसार? तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर प्रेशर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्या लिखेंगे? विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर
प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। समझिएगा, यानी जब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, किसके द्वारा? प्रेशर के द्वारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके गैस की, यानी उस गैस का प्रेशर, लिक्विड के जो सरफेस है वहाँ पर गैस के प्रेशर को बढ़ाएंगे। यानी प्रेशर को बढ़ाने पर लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसको हम लोग एक प्रिंसिपल के आधार पर समझेंगे। किस प्रिंसिपल के आधार पर? ये मैं कैसे कह दिया, मैं ये किस आधार पे? आप सोच रहे हो कि सर आपने कैसे बता दिया कि प्रेशर को बढ़ाने पर, यानी प्रेशर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, आपने कैसे कह दिया? तो मेरा सीधा सा आंसर है कि मैंने इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के आधार पर बताया, ली चैटेलियर प्रिंसिपल के आधार पर बताया। यानी हमने प्रेशर के आधार पर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के अनुसार जब किसी भी गैस के प्रेशर को बढ़ाते तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो हम इसको समझने के लिए एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे गैस और सॉल्यूशन के साथ। अभी आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताऊंगा कि क्या होता है। तो पहले देखिए, ये ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के आधार पर प्रेशर के इफेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़े इत्मीनान से। अब देखें, एक बात आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के आधार पर मैंने एक सेटअप लिया। देखें, ये मैंने एक सेटअप ले रखा है, ये देखिए, एक लिया और एक ऐसा ही एक और सेटअप लिया हमने, बी, यानी ये सेट ए है और ये सेट बी है। अभी बी पर कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ली चैटेलियर के प्रिंसिपल के अनुसार कैसे आपको समझना है, तो देखिए यहां पर हमने कहा कि ये हमारा सॉल्यूशन फेज है। ये जो लिया हमने नीचे इस कंटेनर में, ये हमारा सॉल्यूशन फेज है, ठीक। और इस सॉल्यूशन फेज के ऊपर ये हमारे गैसियस मॉलिक्यूल है। ये सब हमारे क्या हैं? गैसियस मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी को पढ़ना है किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को ही पढ़ना है। तो देखें, अब क्या करें कि हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। क्यों? फॉर द प्रेशर, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया बच्चे, ये हमने पिस्टन लगाया। ध्यान से समझेंगे, जरा सा भी मिस्टेक ना करें, ध्यान से, ध्यान ना भटकाएं, ध्यान दें। हमने क्या लगाया? पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाया, पिस्टन। अब इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है और ये जो सेट ए है, इस पिस्टन के ऊपर का जो प्रेशर है, यानी गैस निकल के भाग न जाए, तो इस पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर पी है। पी क्या है? यहाँ पर प्रेशर है। और इस पूरे सेटअप का टेम्परेचर जो है, जो पूरे सेटअप का टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर है। टी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे जनरली, टी टेम्परेचर है। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन फेज है। ये क्या है बच्चे? ये सॉल्यूशन फेज है। ध्यान से समझें, ये सॉल्यूशन फेज है। और ये हमारे गैसियस मॉलिक्यूल, ये हमारे लिए गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल है। पी प्रेशर, टी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फेज और गैस फेज को लिया। चूंकि हमने इस ए को लिया है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये जो ए सेटअप है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? तो देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जरा समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जितने गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर रहे हैं, जितने गैस के मॉलिक्यूल हमारे सॉल्यूशन फेज के अंदर इंटर कर रहे हैं, उतनी ही नंबर में, उतनी ही मात्रा में गैस के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को या इस तरह के इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? तो नंबर ऑफ,
गैसियस molecules entering the solution phase is equal to number of molecule leaving the solution phase is equal to number of molecules leaving the solution phase यानी हमने क्या किया, हमने एक सेटअप लिया और इस सेटअप में बच्चों क्या किया कि हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में गैस को और सॉल्यूशन को लिया। कहने का क्या मतलब था कि जो गैस उस लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रही है, उस गैस के मॉलिक्यूल जितने उस लिक्विड में जा रहे हैं उतने ही उस लिक्विड से बाहर भी आ रहे हैं, यानी गैस और लिक्विड के बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड कंडीशन हम ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों कि यही सॉल्यूशन लेंगे, यही वाला जो है, जो ए पार्ट लिए थे, इसी को थोड़ा मैं चेंज कर दूं बी पर। क्या करना है, तो प्रेशर बढ़ा के देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि सॉल्यूशन तो हमने लिया ही था पहले से, ये सॉल्यूशन हमने अभी भी ले रखा है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया कि जो हमारा ये पिस्टन था, ये जो पिस्टन हमने लगा रखा था, इस पिस्टन पे प्रेशर बढ़ा दिया। इस पिस्टन के ऊपर हमने प्रेशर थोड़ा सा वेट रख के जैसे भी करके हमने प्रेशर बढ़ा दिया। पहले से तो एक्चुअली चूंकि प्रेशर क्या था, चूंकि पहले से पी प्रेशर था, इस पे पी प्रेशर था। अब हमने क्या किया कि इस पिस्टन पे एक अलग से हमने वेट रख दिया प्रेशर को बढ़ाने के लिए, यानी एक डब्ल्यू वेट रख दिया। इसके कारण भी कुछ प्रेशर लगेगा इस पे, इसके कारण भी कुछ प्रेशर लग रहा है ना, यानी प्रेशर बढ़ा दिया। और वही ये हमारा सॉल्यूशन फेज है, ये हमारे लिए सॉल्यूशन फेज है, ये हमारे, और जो गैस के मॉलिक्यूल। अब देखिए ध्यान दीजिए सेटअप बी में। अब क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड हो गए, ये जो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड हो गए, जो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे थे, यानी जो फैले हुए थे लो प्रेशर के कारण, वो सब कंप्रेस हो गए। और कंप्रेस होने के कारण क्या हुआ कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी जितने गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे थे बच्चों, जितने गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे थे, उनके स्ट्राइक करने का नंबर ज़्यादा हो गया, यानी नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंटरिंग मोर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल बहुत कम हो गए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग द सॉल्यूशन कम हो गए, बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ा दिया है। टी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर क्या है, टी ही है। टी टेम्परेचर पे जब प्रेशर को बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल, ये आपके गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी अधिक होगी। अब चूंकि ऊपर से प्रेशर है तो निकलने वालों की संख्या कम हो जाएगी, निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको प्रेशर देके अंदर कर दिया जा रहा है, तो निकलने वालों की संख्या कम हो गई, और जाने वालों की, यानी उसके अंदर इंटर करने वालों की, यानी गैसियस मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने की मात्रा अधिक हो गई। तो प्रेशर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो गए उसके अंदर, इंटरिंग द गैस मॉलिक्यूल बढ़ गए। कब तक बढ़ेंगे, जब तक एक नया इक्विलिब्रियम इसके बीच सेटअप ना हो जाए, तब तक मॉलिक्यूल के इंटरिंग, यानी तब तक ये अंदर जाते रहेंगे जब तक कि प्रेशर ऊपर से रहेगा। यानी इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अब एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, तब तक ये इंटर करते रहेंगे। यानी एक सबसे इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, ध्यान देना, सबसे इजी लैंग्वेज में क्या बताने की कोशिश करूं, ड्यू टू प्रेशर, यहां पर पी डैश प्रेशर थोड़ा इस वेट के कारण लग गया, पहले से पी प्रेशर था पी डैश, तो ड्यू टू प्रेशर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग मतलब टकराने से है, तो जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे टकरा रहे हैं बच्चों ड्यू टू प्रेशर, वो ही अधिक हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करेंगे तो उसके डिसॉल्व होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ली चेटेलियर प्रिंसिपल पर आपको समझ में आया कि प्रेशर को बढ़ाए तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंटरिंग द लिक्विड फेज यानी सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। यानी क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि व्हेन
pressure of any gas above the surface of liquid increases, then the number of molecules striking the surface of liquid also increases, which increases the solubility of solution. कैसे बताएं इसको? यानी जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्राइक यानी इंटर करने वालों की संख्या बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये तो आपको ली चेटेलियर प्रिंसिपल पर समझ में आया कि किसी भी गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब इस आधार पर ये तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताया, ये आपको एक प्रैक्टिकल एडाप्टेशन बताया गया। और प्रैक्टिकल एडाप्टेशन को एक्सपेरिमेंट जो थ्योरेटिकल या उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक अध्ययन किसने किया था? तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी चली इस प्रेशर के इफेक्ट पर, यानी सॉल्युबिलिटी के अंदर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इस पे एक डिटेल स्टडी किया गया। किसके द्वारा? हमारे एक केमिस्ट्री के सबसे ही महान वैज्ञानिक, एक ग्रेट साइंटिस्ट, नाम था विलियम हेनरी। किस देश से आते थे? तो वो हमारे फ्रेंच से आते थे, फ्रेंच कंट्री के वो थे साइंटिस्ट। उन्होंने उसके ऊपर क्वांटिटेटिव स्टडी किया और क्वांटिटेटिव स्टडी करने के बाद एक लॉ को प्रपोज किया और उस लॉ का नाम दिया गया हेनरी लॉ, जो किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, यानी किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्वांटिटेटिव स्टडी किया और उस लॉ को दिया और उस लॉ को ही हमें पढ़ना है। तो हमारी अगली टॉपिक है हेनरी लॉ। तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको हेनरी लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज हेनरी लॉ? तो देखिए जो हमारी अगली टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। और ये हेनरी लॉ जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझेंगे हेनरी लॉ क्या होता है। तो देखिए मैंने आपसे बताया, अभी जस्ट बताया कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये हेनरी कौन थे? ये हेनरी का पूरा नाम था विलियम हेनरी, जो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। ये फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? विलियम हेनरी साहब ने क्या किया? तो किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर, किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है, इस सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट को, यानी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टडी किया। यानी क्या देखा हेनरी ने, यानी विलियम हेनरी फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट की स्टडी की और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट निकाला एनालिसिस के द्वारा। और इस रिजल्ट के द्वारा क्या बताया? इस रिजल्ट के द्वारा हेनरी ने बताया कि अगर किसी गैस को किसी लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर इंक्रीज कराएं, किसी गैस का लिक्विड के सरफेस पर जब प्रेशर इंक्रीज कराते हैं, क्या इंक्रीज कराते हैं बच्चों? प्रेशर। तो प्रेशर को इंक्रीज कराने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्या बताया? कि व्हेन द प्रेशर ऑफ एनी गैस above the surface of liquid increases, then solubility of gas inside the solvent also increases, जैसे हमारे लिए ये गैस के मॉलिक्यूल थे। तो हेनरी साहब ने क्या कहा कि अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये इंटरिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर T पर लिए हैं, P प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी को लिए उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया। तो यानी किसी गैस के m मास को, किस मास को लें? m मास को।
तो किसी भी गैस के m मास को लेकर के, यानी उसके द्रव्यमान m लिया हमने, तो जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, किसी भी गैस का अगर वो लिक्विड के सरफेस पर, इन सॉल्वेंट के सरफेस पे अगर कोई भी गैस है, m मास की गैस है, और उस m मास की गैस पर जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसमें डिसॉल्व होने वाली गैस, इन डिसॉल्व होने वाली गैस की मात्रा m किस पे डिपेंड करेगी? अप्लाइड प्रेशर पे डिपेंड करेगी, यानी प्रेशर पे डिपेंड करे। कैसे? तो इस आधार पर, गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी के आधार पर हेनरी साहब ने एक केस स्टडी किया, एक एनालिसिस किया और एक लॉ को प्रपोज किया। उस लॉ का क्या नाम था? कि लॉ का नाम था हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ क्या कहता है कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, द मास ऑफ गैस dissolve in a given volume of solvent, in a per unit volume of solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with solution। समझ में आया बात हमारा? देखिए इन्होंने क्या बताया, विलियम हेनरी साहब ने क्या दिया, हेनरी लॉ कैसे बताया, तो ध्यान देंगे। हेनरी लॉ में क्या बताया इन्होंने कहा कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज directly proportional to the pressure, directly proportional to the pressure of gas in equilibrium, directly proportional to pressure of gas in equilibrium with सॉल्वेंट या विथ सॉल्यूशन लेते हैं, विथ सॉल्यूशन। यानी इन्होंने क्या बताया कि किसी भी गैस का वह द्रव्यमान जो किसी सॉल्वेंट में घुल रहा है, वो दिया गया मास, दिया गया द्रव्यमान किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा? तो उस गैस के ऊपर, सॉरी उस लिक्विड के यानी उस सॉल्यूशन के ऊपर, लिक्विड यानी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन के ऊपर गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए कि एक सेटअप लें, वही वाला जो पीछे सेटअप लिए थे, वही वाला सेटअप पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दें, ये हमारा सॉल्यूशन फेज है, नीचे वाला सॉल्यूशन फेज है, और यहाँ पर हमारे लिए गैसियस फेज है, ये हमारे लिए इसके ऊपर गैसियस फेज, गैस के मॉलिक्यूल है, ये सब गैस के मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर P प्रेशर लग रहा है, प्रेशर P लग रहा है, टेम्परेचर इस पूरे सेटअप का T है। तो यहाँ पर, और गैस जो है, गैस, इस गैस का मास, यानी जो गैस है ये m मास की गैस, ये जो गैस है इसका मास m है। ये जो गैस हमने ले रखा है, सॉरी, ये जो हमने गैस ले रखा है, ये गैस, इस गैस का मास जो है m है, यानी m मास की गैस। तो देखिए किसी भी गैस का जो मास किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए इफ, मैं बता दूं, इफ m इज द मास ऑफ गैस dissolved at pressure P, at pressure P at constant temperature। अगर मान लीजिए कि किसी भी गैस का कौन सा मास, m मास, किसी भी गैस का m मास P प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे घुलाया गया, तो ये जो m होगा ये डिसॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ।
जो m मास है, गैस का जो मास है वो कितना डिजॉल्व होगा, m मास की गैस यानी कितना डिजॉल्व होगा, वो इस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी प्रेशर जितना अधिक होगा, अमाउंट ऑफ गैस यानी मास ऑफ गैस डिजॉल्व भी उतना ही अधिक होगा। यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, मास ऑफ डिजॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी गैस को हम किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो उस डिजॉल्व गैस का जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर, उस गैस का प्रेशर, जो गैस के द्वारा गैस के ऊपर प्रेशर हम लगा रहे हैं तो उस गैस के ऊपर लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, अगर यहाँ से हमको क्या मिला, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो m इक्वल टू KHP, जहां पर KH क्या है, इसी को कहते हैं हेनरी लॉ, इसी को कहते हैं हेनरीज लॉ। और जहां पर वेयर KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट। और इस हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ KH, जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। अलग अलग गैसेज के लिए जो KH की वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है। क्या पता चला कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, मास ऑफ गैस इज डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस विथ सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी गैस का मास किसी भी लिक्विड के यानी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी लिक्विड यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी गैस के मास जो डिसॉल्व हो रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के द्वारा कितना प्रेशर, यानी गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उस प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही आपका हेनरी लॉ है, यानी m इक्वल टू KHP। लेकिन एक इस हेनरी लॉ के अंदर एक थोड़ा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है हेनरी लॉ के अंदर, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। देखें तो ये जो मास डिसॉल्व गैस का है, ये मास है, m जो है मास ऑफ गैस डिसॉल्व, मास ऑफ गैस डिसॉल्व, और P क्या है, प्रेशर है। ये P क्या है भाई, प्रेशर है। तो देखिए ये जो लॉ है अभी क्वांटिटेटिव तो लॉ इन्होंने दिया, लेकिन ये मास के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को साइंटिफिक स्टडी करने में थोड़ा कठिनाई आती है। तो एक हेनरी के कंटेम्पररी ही थे, इसको मैं मिटा दूं, इसको पूरा मैं मिटा देता हूं। एक हेनरी के कंटेम्पररी साइंटिस्ट थे, कंटेम्पररी का मतलब उनके समकालीन, उन्हीं के साथ के, उन्हीं के समय के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन, नाम था डाल्टन। डाल्टन एक कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, एक कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, हेनरी के समकालीन थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने थोड़ा हेनरी का लॉ मैं आपको क्या बताया, m इज इक्वल टू KHP, ये बताया हेनरी ने। लेकिन इस डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने एक इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, तो डाल्टन ने मास के जगह पे मोल फ्रैक्शन का यूज किया। यानी ही यूज्ड मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन x इंस्टीड ऑफ मास ऑफ गैस। यानी गैस का जो यहां पर हेनरी ने बात की थी मास की, उस जगह पे
हमारे डाल्टन साहब ने किसका यूज किया? मोल फ्रैक्शन का, मोल प्रभाव। अब एक बात मैं आपसे कहूं कि दो दोस्त हैं, एक है ए एक है बी, दोनों गए मार्केट में जाके खरीदे, क्या खरीदे? आलू खरीदेंगे, चीनी खरीदे, जो भी खरीदे, आलू ही मान लो, आसानी से समझ में आए, आलू खरीदे। दोनों ए और बी दोनों मार्केट गए, आलू खरीदे। ए ने कहा कि मैं 1 केजी खरीदा हूं और बी ने कहा कि मैं 1000 ग्राम खरीदा हूं। बात क्या हुई? इसने 1 केजी खरीदा, इसने 1000 ग्राम खरीदा। कौन ज्यादा खरीदा? दोनों ने बराबर खरीदा। बस मेजर करने की क्वांटिटी, अमाउंट को बताने की क्वांटिटी अलग अलग थी। ये किलोग्राम में बता रहे थे और ये ग्राम में बता रहे थे। समझ में आ रही बात? तो वही क्वांटिटी को तो इन्होंने भी बताया, लेकिन इन्होंने मोर साइंटिफिक, मोर एक्यूरेट क्वांटिटी को बताया, मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या बताया इन्होंने कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इन्होंने एक लॉ, इन्होंने जो लॉ में चेंज किया, हेनरी के ओरिजिनल लॉ में डाल्टन साहब ने एक चेंज किया और क्या बताया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in any solvent is directly proportional to the pressure of गैस। यानी किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन तो अमाउंट को ही बता रहा है ना बच्चों। ये जो मोल फ्रैक्शन है हमारा, ये किसको बता रहा है? अमाउंट को ही तो बता रहा है। वहां पर उन्होंने मास की बात की थी हेनरी ने, लेकिन डाल्टन ने मास भी अमाउंट को बताता है, लेकिन यहाँ पर हमारे डाल्टन साहब ने भी अमाउंट को बताया, लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का यूज किया इन्होंने भी अमाउंट का ही यूज किया, अमाउंट को ही बताया। यानी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे बताया इन्होंने? तो थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसको मिटा देता हूं, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा डाल्टन ने कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए इफ x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, x क्या है हमारे लिए? गैस का मोल फ्रैक्शन है, एंड p इज प्रेशर, p क्या है हमारे लिए? प्रेशर है, p हमारे लिए प्रेशर है। यानी x जो है ये मोल फ्रैक्शन है और p प्रेशर है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि ये जो मोल फ्रैक्शन होगा, किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन जो किसी लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? P के। कैसे? दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो यहां से देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, मैं इसको मिटा देता हूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा? k इंटू P होगा ना, k कांस्टेंट है, k इंटू P। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि P इज इक्वल टू, इसको कैसे भी लिख सकते हैं ना, और P इक्वल टू 1/k इंटू x लिख सकते हैं। P इक्वल टू, इसको k को इधर कर दिए, P इक्वल टू 1/k इंटू x। अब देखें तो देखें जब हमको मिला, दिस इंप्लाई दैट P इज इक्वल टू 1/k इंटू x। अब देखिए ये पूरा का पूरा 1/k क्या है? 1 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है जो किसके इक्वल होता है? KH के इक्वल। और यही KH क्या होता है बेटा? हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट। और जब यहां से हमने देखा, जब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया तो एक नया रिलेशन हमारे लिए आया, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और दिस इज द मॉडिफाइड हेनरी लॉ, मॉडिफाइड
हेनरीज लॉ। ये आपका मॉडिफाइड हेनरी लॉ था, यानी P = KH × X, दिस इज योर मॉडिफाइड हेनरी लॉ, यानी मॉडर्न हेनरी लॉ। तो इस तरह से आपका हेनरी का लॉ समाप्त हुआ। यानी क्या बताया गया हेनरी के लॉ में कि किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन लें, मास लें, यानी अमाउंट लें, तो किसी भी गैस का अमाउंट जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? तो चलिए अब इस हेनरी लॉ का कहाँ यूज होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, हेनरी लॉ का यूज एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब हेनरी लॉ के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला बात, आप कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो जो बेटा कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है, उस जब कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर क्या होता है, स्वीट वाटर, मीठा पानी, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलाया जाता है, जिसको कार्बोरेटेड ड्रिंक कहते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस स्वीट वाटर में घुलाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एक्सटर्नली प्रेशर लगाते हैं, और जब प्रेशर लगाते हैं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। पीते हैं तो जलन महसूस होती है ना, वो किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। और जैसे ही हम बोतल को यानी उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल को खोलते हैं तो बुदबुदाहट के साथ, एफरवेसेंस यानी बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों निकलनी शुरू हुई? क्योंकि जो प्रेशर हमने लीड लगाकर, ढक्कन लगा करके एग्जिस्ट किया था, प्रेशर को लगाया था, वो प्रेशर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रेशर गेट लॉस। और जैसे ही प्रेशर लॉस करता है तो प्रेशर खत्म हुआ, प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। यानी प्रेशर को बढ़ा करके किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी हमने कार्बोरेटेड ड्रिंक की बात की। दूसरा चीज, जो गोताखोर होते हैं, जो गोताखोर का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो मोती की तलाश में या समुद्र के अंदर जो डुबकी लगाते हैं ना, समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, जा करके मोती वगैरह ढूंढ के लाते हैं, तो वो अपने पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। और चूंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जब वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उस ऑक्सीजन की या जो उस सिलेंडर के अंदर गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू प्रेशर। जब ब्लड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई, और जैसे ही वो व्यक्ति समुद्र के सरफेस से यानी समुद्र के बॉटम से सरफेस पे आता है तो प्रेशर कम होता है, क्योंकि पानी में था तो प्रेशर ज़्यादा था, बाहर एयर में आ गया तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हुआ तो जो एक्सेस गैस डिजॉल्व हो गई है ब्लड में, अब वो गैस निकलनी शुरू होती है, और निकल करके ब्लड वेसल में बबल के फॉर्म में, बुलबुले के फॉर्म में बैठ जाती है। और बुलबुले के फॉर्म में बैठ जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है ब्लड के फ्लो में, और एक नई बीमारी, एक विशेष प्रकार की बीमारी का उत्पत्ति होता है जिसका नाम है बेंड्स। और इस बेंड्स के कारण उस व्यक्ति को असहनीय दर्द होती है और कभी कभी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि वो व्यक्ति अपने सिलेंडर के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन जैसे गैसेज को लेके जाता है, जिसके कारण उन गैसों की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम होती है, तो बेंड्स का खतरा भी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये क्लियर हुआ आपको। और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो जैसे इसके एप्लीकेशन एक और है कि जब हाई एल्टीट्यूड पर, पहाड़ पर जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, तो वो लोग जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर एयर की डेंसिटी कम है और नीचे एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब एयर की डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम होगा। तो कम प्रेशर के कारण वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो सफिशियंसी या ऑक्सीजन का डिजॉल्व अमाउंट होता है ब्लड में, वो कम हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर। और उस तरह से कम होने के कारण हमारे दिमाग के जो सोचने की शक्ति होती है थोड़ी कम हो जाती है, और व्यक्ति सोचता कुछ और है, वो कुछ और जाता है, इन ढंग से सोच नहीं पाता, जिसको मति भ्रम की बात एक अवस्था कहते हैं। तो वो कुछ सोच नहीं पाता, और व्यक्ति के अंदर भी एक विकार उत्पन्न होता है, एक दोष उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग एनक्सिया मतलब मत भ्रम जिसको कहते हैं। तो उस व्यक्ति के सोचने की शक्ति या समझने की शक्ति जो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब थे आपके हेनरी के लॉ के एप्लीकेशन। और इस तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड के बारे में आपने पढ़ा, किस किस फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट होता है आपने पढ़ा, हेनरी का लॉ पढ़ा, और इस तरह से आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में वेपर प्रेशर एंड राउट लॉ के साथ मिलेंगे। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत।